आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन हिस्ट्री बाय डी.आर. रोज यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो है ही, इसके साथ साथ मैं आपको आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में बता दूं कि आपके किन किन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जिनके हिस्ट्री है, ऑप्शनल है, और जिनका यानी सेकंड पेपर है आपके प्राचीन भारत का इतिहास या भारत का इतिहास, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनके हिसाब से तो ये बनाया गया ही है। इसके साथ साथ जैसे यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक विशेष आंकड़े जो है वो इसमें बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः आज क्लियर हो जाएगी, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके नहीं रहेगा। इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक में जो बताया गया है वो आप यदि ध्यान से देखते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित 2 या 3 सवाल जो है वो प्रत्येक परीक्षा में पढ़ते हैं, तो वो सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी के लिए ये बनाया गया है। जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वे भी इसे देखें, क्योंकि आपको इसका नॉलेज होगा। जब आप इस तरह के उत्तर लिखेंगे तो आपके जो एग्जामिनर है आपको यानी भर भर के नंबर देंगे। सिविल सर्विसेज यानी आईएएस, राज्य लोक सेवा आयोग जितने भी हैं, उनके लिए प्री और मेन के लिए जो क्लासेस है वो अपलोड होती है। इसके अलावा अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनमें जैसे जनरल स्टडी है, हिंदी है, नेट जेआरएफ के लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अपलोड होती है। तो आप मेरे साथ बने रहें और आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए यानी मेरे साथ यूं ही तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी ठीक होगी, आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं कि कैसी तैयारी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है 20वीं सदी के तृतीय दशक में, यानी 20वीं सदी के दूसरे दशक में, यानी 20वीं सदी का अर्थ है 1920 के बाद में, 1920 के बाद तक ये एक 1920 तक तो ये गुमनाम सभ्यता थी, यानी इसका कोई 1920 तक तो इसके कोई संकेत नहीं थे। लेकिन विद्वानों की ये धारणा है कि 1900 यानी 1920 के बाद में ये इस सभ्यता की खोज हुई। कैसे हुई, क्या हुई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान ये कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से पहले, यानी 326 ईस्वी पूर्व में अपने यहां पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। उससे पहले कोई सभ्यता नहीं थी, हमारे विद्वानों की ये धारणा थी। लेकिन 20वीं सदी का जो तीसरा दशक आया, यानी 1921 के बाद, 1920 के बाद में जो दो पुरातत्व शास्त्री थे, जिनमें से एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखालदास बनर्जी, इन दोनों ने इस सभ्यता की खोज की थी। सबसे पहले जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी है, इन्होंने खोज की थी। इनके बाद में बहुत सारे जो आए, जैसे 1921 में इन्होंने कर दी, और राखालदास बनर्जी ने उसके बाद जस्ट बाद में की 1922 में राखालदास बनर्जी ने। यानी इस प्रकार क्या है कि इनकी जो खोजें हैं वो चलती रही। इनके बाद में जैसे सर जॉन मार्शल है, माधव स्वरूप वत्स है, के.एन. दीक्षित है, अर्नेस्ट मैके है, ऑरेल स्टेइन है, अमलानंद घोष है, जेपी जोशी है, ये सारे के सारे जो जितने भी पुरातत्व शास्त्री हैं, उन सभी ने इसके बारे में खोज की, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। तो यानी अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो इतिहासकार है या पुरातत्ववेत्ता है जो इससे संबंधित नहीं है, तो इनसे अलग कोई नाम होता है, तो वो नाम है वो उसमें शामिल नहीं होता। उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। इसी के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या क्या बताए गए हैं देखिए। आरंभ में सबसे पहले जो ये जो स्थान खोजे गए थे, उनमें पहला हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। 1921 और 1922 ये लगातार इनकी खोजें हुई थी, और इस सभ्यता के प्रमाण जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला था। अब मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा क्या है? बहुत सारे विद्वानों ने इनको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो क्षेत्र है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास था, इसलिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं भाई है, जैसे रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, रंगपुर है,
ये ऐसी सभ्यताएं भी इन यहाँ जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास नहीं थी। सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां थी उनसे बाहर थी, यानी उनसे उनसे टच में नहीं थी। फिर भी यहाँ पर जो है प्राचीन संस्कृतियों के दर्शन होते हैं, प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम इसको सिंधु घाटी नहीं कह सकते। इसलिए सबसे पहले हड़प्पा का स्थान, हड़प्पा का यानी जो खोज हुई है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जाए। इसलिए इतिहासकार जो है इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम देना उचित इसलिए मानते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए देते हैं कि विद्वानों का मानना था कि सिंधु नदी के आसपास और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके स्थानों पर इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या नाम पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो इस प्रकार इनका नामकरण हुआ। अब देखिए ये कहां से कहां तक है। देखिए आप, ये उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, ये पूर्व है। यानी उत्तर में यदि हम देखें मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के, उत्तर की सीमा मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के, और दक्षिण में जो है दायमापुर, दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। उत्तर में मांडा जो है वो, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और उत्तर में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी सीमा थी। यानी उत्तर में तो इनकी सीमा थी आलमगीरपुर तक, और पश्चिमी सीमा थी इसकी सुक्का गेंडोर तक जो बलूचिस्तान में है, और उत्तर में इनकी सीमा थी आपके मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में इनकी सीमा थी दायमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए कौन सी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन इसका उद्भव है वो ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ताम्र पाषाण काल में हुआ। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी था। यानी ये इस प्रकार की सभ्यता थी जो भारत ही नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार यदि हम देखें तो सबसे पहले उत्तर में तो ये मांडा तक है, जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी की मुहाने तक है, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 1100 किलोमीटर है। कितनी है, 1100 किलोमीटर तक थी। पश्चिम में आप देखते हैं कि सुक्का गेंडोर से लेकर के और आलमगीरपुर जो मेरठ के पास में है, या मेरठ तक मानते हैं, और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी। यानी जो उत्तर दक्षिण की लंबाई थी वो तो 1100 किलोमीटर थी, और पूर्व पश्चिम की लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर की थी। तो ये इसकी मोटा मोटी इसका क्षेत्रफल था। और अभी जो उत्खनन हुआ है, अनुसंधान हुए हैं, करीब 2800 स्थल ज्ञात हो गए। 2800 स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का को खोज लिया गया है। और इसके आकार को यदि देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। और इसका क्षेत्रफल जो था वो था 13 लाख वर्ग मील, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। सबसे पहले चार्ल्स मेसन जो था उसने 1826 में इसका पता लगाया। किसका पता लगाया, 1826 में चार्ल्स मेसन ने पता लगाया था। उस समय पता लगाया था, इस प्रकार की कोई खोज वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। उन्होंने 1842 में अपनी किताब में लिखा था कि इस प्रकार की सभ्यता यहाँ पर हो सकती है, होगी। इस प्रकार के यानी जो पुरानी सभ्यता के यहाँ पर दर्शन होते हैं। जब उस पुस्तक को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, और उनके साथ में अपने भारत के पुरातत्ववेत्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने उत्खनन करवाया और हड़प्पा नगर का पता चलाया 1921 में। 1921 में जब दयाराम साहनी ने खोज उत्खनन करवाया हड़प्पा स्थल पर, तो उस हड़प्पा संस्कृति का पता चला। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर है कि 1921 में जो है सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी ने, अब जिस जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी ने 1921 में, और राखालदास बनर्जी जो थे उन्होंने भी सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में, जो उस समय के अपने पुरातत्व विभाग के यानी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मोहनजोदड़ो स्थान की खोज की थी 1922 में। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की गई।
अब वहां पर खोज की गई, उनका पता लगाया गया, उन्होंने अपने अपने अनुमान दिए, लेकिन जो रेडियो कार्बन 14 है उसके माध्यम से तो पूरा पता चल जाता है। और उन्होंने ये बताया है, रेडियो कार्बन के द्वारा जब विश्लेषण किया गया तो ये बताया जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता है वो 2500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। वहां पर जो कंकाल वगैरह निकले थे, उनका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो कार्बन डेटिंग से क्या हुआ कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यानी जो है वो हमारे आज जो है लगभग 4500 वर्ष पहले की बताई जाती है। और ये बताया जाता है कि ये सभ्यता है वो लगभग 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही। 400-500 वर्षों तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता चलती रही। और 2200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य ये जो है वो परिपक्व अवस्था में थी। और नया जो शोध हुआ है उसके अनुसार इसे माना जाता है कि 8000 साल पुरानी है। कितनी है? 8000 साल पुरानी है। तो इसका मतलब ईस्वी पूर्व कितनी हो गई? ईस्वी पूर्व 6000 ईस्वी पूर्व हो गई। अगर ईस्वी पूर्व देखा जाए तो 6000 ईस्वी पूर्व जो वर्तमान शोध हुए हैं उनके अनुसार। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण स्रोत जो उत्खनन से जो प्राप्त कंकाल प्राप्त किए हैं, सबसे ज्यादा कंकाल है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो को अपन यदि हम देखें तो इसको मुवन, ये सिंधी भाषा में है मुवन जोदड़ो यानी मृतकों का टिल्ला। मुवन यानी मरावा, जोदड़ो यानी टिल्ला। मृतकों का टिल्ला नाम से भी इसको जाना जाता है। उसका अर्थ यही होता है। सबसे ज्यादा जो कंकाल वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान आपको अच्छी तरह से रखना है। तो ये प्रश्न है वो बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, आगे इसकी जानकारी यदि हम करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां थी। एक तो भूमध्य सागरीय और ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन, मंगोलाइट। भूमध्य सागरीय यानी जिसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहते हैं, ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन और मंगोलाइट, ये 4 प्रकार की प्रजातियां थी। सबसे ज्यादा जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। अब प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति के लोग थे? तो वो थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बहुत ही अचंभा कर देने वाली जानकारी है। ये नगरीय सभ्यता थी, किसको? यानी शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं, शहरी सभ्यता थी। और जिसका ज्ञान है वो इसके पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था। पर्यावरण के अनुकूल था। जल निकास की प्रणाली थी, यानी जैसे गांव का पूरा पानी है वो बाहर निकलता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे की सड़कें वो समकोण पर काटती थी। और लगभग सारे नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। प्रत्येक नगर के 2 भाग हुआ करते थे। कैसे? एक तो पहला भाग होता था जो ऊंचे दुर्ग पर बना हुआ होता था। पहले भाग में ऊंचे दुर्ग पर बना हुआ होता था, वहां पर राजा लोग रहते थे, राजा निवास करता था। दूसरा भाग जो था वो मैदानी क्षेत्र में था, और इसमें क्या है कि वो आमतौर पर ज्यादा बड़े होते थे। और यहाँ पर सामान्य नागरिक है, व्यापारी है, शिल्पकार है, कारीगर है, श्रमिक है, वो रहते थे। यूं कह सकते हैं कि राजा जो है वो ऊंचे स्थान पर रहते थे, और मैदानी क्षेत्र में या नीचे स्थानों पर ये बाकी जनता रहती थी। सड़कों के किनारे की जो नालियां हैं ऊपर से ढकी होती थी। नाली जो होती थी उस पर ढका हुआ होता था। घरों का गंदा पानी इन नालियों से होकर के मुख्य नाली में जाकर के गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनकी नगर योजना लगभग एक समान थी। देखिए 3 योजनाएं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये तीनों, कालीबंगा जो राजस्थान में है, यानी इनकी तीनों की जो नगर योजना थी वो लगभग समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। कालीबंगा और रंगपुर में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है, कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे। लेकिन बाकी सभी ईंट में क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। इसका मतलब है कि वो लोग अच्छी तरह से जानते थे। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। और लगभग घरों में कुएं भी मिलते हैं। लगभग घरों में जो है कुएं के अवशेष भी मिलते हैं। और बड़े बड़े जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन है वो ये विशेषता बतलाते हैं कि वहां पर घरों में कुएं होते थे, स्नानागार होता था, रसोई घर होता था प्रत्येक घर में। यानी कहने का अर्थ है कि घरों में अच्छी सुविधाएं होती थी और पक्की ईंटों से उनके मकान बने हुए थे। हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर परकोटा होता था। पूरा नगर, नगर के चारों तरफ दीवारें होती थी। और वो दीवारें किस लिए थी? कोई चोर लुटेरा है, पशु है, कोई डाकू है, उनसे बचने के लिए। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है,
सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसको ये अन्नागार कहा जाता है, जहां पर जो है वो अन्न इकट्ठा किया जाता था। सबसे बड़ी इमारत है वो सिंधु सभ्यता की। घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके गलियों में खुलते थे। मुख्य सड़क जो होती थी, सड़क पर कोई दरवाजा नहीं खुलता था, गलियों में, बीच में गलियां थी, वहां गलियों में खुलते थे। लेकिन एक लोथल सभ्यता ऐसी है जहां पर सड़कों पर दरवाजे खुलते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है, लोथल सभ्यता है, वहां पर क्या है कि सड़कों पर भी दरवाजे खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। अब यहाँ पर जो मकान बनाने में ईंटें थी, उनका नाप था 4x2x1, यानी लंबाई 4, 2 और 1 इस अनुपात में थी। यानी यदि हम कहें तो जैसे मान लो 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार है वो इनका अनुपात था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान देखिए, इनके प्रमुख स्थलों में सबसे पहले आता है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा जो है वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर है। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पर है। तो यूं कह सकते हैं कि हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो अधिक यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब में एक मोंटगोमरी जिला है, वहां पर है। और स्टुअर्ट पिगट जो था, उन्होंने इसे औद्योगिक नगर कहा है। औद्योगिक नगर स्टुअर्ट पिगट ने किसको कहा है? हड़प्पा को कहा है। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो एक जुड़वा राजधानी भी थी। नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। पश्चिमी ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग का विस्तार जो था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी वो 415 मीटर थी। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी वो 1900 यानी 195 मीटर थी। और जिस टिल्ले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है। माउंट ए बी की संज्ञा है वो किसको दी है? यानी हड़प्पा में जो टिल्ला बना हुआ है, जो दुर्ग बना हुआ है, उसको। तो हड़प्पा क्लियर हो गई। हड़प्पा के बाद में एक स्थल आता है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसको मृतकों का टिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टिल्ला अर्थ होता है इसका। और वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। सबसे पहले खोज है और अकालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी की थी। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक नहीं होकर के जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी। और मोहनजोदड़ो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है वो वृद्ध स्नानागार है, यानी विशाल जो स्नानागार है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड और जलाशय भी बना हुआ है। तांबा और टिन को मिलाकर के हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। देखिए हड़प्पावासी जो है वो कांसे का निर्माण कैसे करते थे? तांबा और टिन मिलाकर के, तांबा मिलाकर के, टिन मिलाकर के, तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। और मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी जो नाचती हुई लेडीज की मूर्ति मिली है, जिसको दर्बी मोहन विधि से बनाया गया है। इसका मतलब विज्ञान का भी उन्हें ज्ञान था, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों से वो बनाया करते थे। तो मोहनजोदड़ो के बाद आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो है ये सेंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में है और पाकिस्तान में। इसका मतलब अभी तक तो 3 स्थल आए, तीनों पाकिस्तान में, यानी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, ये पाकिस्तान में है। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1934 में और एन गोपाल मजूमदार ने की थी। 1934 में खोज हुई थी, 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने। 1935 में अर्नेस्ट मेके ने भी यहाँ पर उत्खनन करवाया था। चन्हुदड़ो में क्या हुआ? एन गोपाल मजूमदार ने तो 1934 में कर ली। उसके बाद 1935 में जो खोज है वो अर्नेस्ट मेके ने की थी। और यह जो एक ऐसा पूरा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिली है, सबसे मेन बात है। और चन्हुदड़ो में किसी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं था। चन्हुदड़ो में एक झुक्कर झांकर जो संस्कृति हुआ करती, झुक्कर झांकर, उस संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो कि हड़प्पा से भी पहले की। झुक्कर झांकर संस्कृति, जिसको हड़प्पा से भी पहले की संस्कृति कहा जाता है, वो संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई है। चन्हुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था जहां पर मणिकारी मोहर बनाने के, जैसे भार माप के बटकरे बनाने का काम भी होता था। जैसे मणियों से कोई भी जितने भी आभूषण बनते थे, मोहरें बनती थी,
और जैसे तोल के माप के जो वो बनते थे, यानी जिनको बाट कह सकते हैं, बाट बनते थे। अर्नेस्ट मेके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और भट्टी की खोज भी की, अर्नेस्ट मेके ने। तो चनुदड़ो की अच्छी जानकारी हो गई। उसके बाद लोथल है, लोथल गुजरात में है, आप जानते हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद जिले में, और सरगवाला गांव के समीप है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी सबसे पहले खोज 1955 में एस आर राव ने की थी। किसने की थी? एस आर राव ने की थी। और ये स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल था। लोथल जो नगर था वो दो भागों में नहीं बंट करके एक ही नगर में था, यानी इसमें कोई किसी प्रकार के दो भाग नहीं थे। जनता और राजा दोनों साथ ही रहते थे। तीसरा है राखी गढ़ी, जो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ पर अन्नागार और रक्षा की प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 2012 में जो ग्लोबल हेरिटेज फंड था, उसने एशिया के 10 ऐसे विरासत खोजे थे जिनको नष्ट हो जाने का खतरा है। उस सूची में राखी गड्डी को भी शामिल किया गया है। राखी गड्डी को शामिल किया गया है 2012 में। ग्लोबल हेरिटेज ने इसे उस विरासत में शामिल किया गया है जो एक नष्ट होने के कगार पर है, यानी एक चिंता का विषय है। इसके बाद कालीबंगा को यदि जाने तो कालीबंगा गंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर थी। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो काले रंग की चूड़ियां हैं। इसकी खोज 1951 में अबलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में भी इसकी खुदाई हुई थी। 1961 में, 1951 में अमलानंद घोष ने कर दी थी और बीबी लाल और बी के थापर 1961 में की थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जूते हुए खेत का अवशेष मिला है। जूते हुए खेत का अवशेष यहाँ पर मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले। अपन ने अभी पढ़ा था ना कि कालीबंगा एक ऐसी स्थिति है, जहाँ ऐसी सभ्यता है जहां पर यानी पक्की ईंटें नहीं मिली। कालीबंगा में 3 विधियां थी, यानी अंत्येष्टि, अंत्य संस्कार, अंतिम संस्कार करने की। एक तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में तो पूरी समाधि दी जाती थी, आंशिक में आंशिक समाधि जिसे, और दाह संस्कार में उसे जला दिया जाता था। इसके बाद आती है बनावली, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहां पे? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और इस पूरा स्थल की खोज 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। खोज करने वाला कौन था? आर एस बिष्ट था। कौन था? आर एस बिष्ट था। और ये जो स्थिति है, ये जो स्थल है, वो कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का अवशेष, हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति का अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं और हड़प्पा कालीन भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ जो इस सभ्यता बनावली जो थी, यहाँ पर जल निकासी की प्रणाली का अभाव था। यानी और जगह तो था जैसे जल निकासी जो है वो अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर जल निकासी का नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक मिट्टी से बना हुआ हल भी प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मिट्टी से बना हुआ एक हल है, वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो खाने का जो धान है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से मिला है? बनावली से मिला है। कहां से मिला है? बनावली से मिला है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात, गुजरात के जिला कच्छ, कच्छ में जो बचाऊ तहसील है वहां पर स्थित है। और इसकी खोज है वो 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। खोज करने वाले कौन थे? जेपी जोशी थे। कौन थे? जेपी जोशी थे। यहाँ पर कई चीजें मिली। एक तो सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह और उनसे निर्मित एक शिलालेख मिला है। सिंधु लिपि लिखी हुई है उस शिलालेख पर, वो एक शिलालेख मिला है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा गया नहीं है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। यहाँ पर जल संरक्षण था। नगर 3 भागों में विभाजित था, जिसमें एक दुर्ग था, मध्यम नगर था, निचला नगर था। सबसे बड़े स्थल पर तो किला था जहां पर राजा रहता था। उसके बाद मध्यम नगर था जिसमें व्यापारी रहते थे या अन्य जो लोग रहते थे। निचला नगर था जहां पर अन्य जनता रहती थी। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां पर खेल का मैदान मिला है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से स्टेडियम के संकेत मिले हैं, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद जैसे हड़प्पा सभ्यता है, अपन देखें तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी तट पर है। दयाराम साहनी आप जानते ही हैं। इससे कौन कौन सी चीजें मिली है देखिए। एक तो कब्रिस्तान R37 के नाम से समाधान पेटिका मिली है। शंख का बना बेल मिला है हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा वो भी यहीं से मिला, जिसको उर्वरता देवी
कहा जाता है। जौ के दाने मिले हैं, अन्नागार मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ये जो है अपने जो साकिया जिसको कहते हैं इस वो मिला है, और सीपी भी इसमें मिला है। मोहनजोदड़ो में देखिए कौन कौन सी चीजें मिली है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की जो नृत्य की मूर्ति मिली है, राजमुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुनाथ पति की मूर्ति मिली है, सूती कपड़े के निशान मिले हैं, और हाथी का कपाल खंड मिला है, गिल्ली मिट्टी के दिए के यानी दीपक के साक्ष्य मिले हैं, और गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं, कुंभकारों मतलब जहां पर बर्तन बनाया करते थे, मिट्टी का तराजू मिला है, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला। सबसे बड़ी ईंट है वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा देखिए चनुदुड़ो में क्या क्या मिले हैं। चनुदुड़ो में एक तो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंगा मिला है, लिपस्टिक के, 4 पहिया वाले गाड़ी के, अलंकृत हाथी के और मणके, ये कार्य ये जो है चीजें मिली है। कालीबंगा आप जानते हैं गग्गर नदी पर है, बीबी लाल और बीके थापर इनके खोज करता है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसमें आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, जूतवा खेत मिला है, कांच और मिट्टी की चूड़ियां मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिली है, माणिक्य और मिट्टी के मनके मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली है, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ये इस जगह से मिले हैं। लोथल नदी आप जानते हैं भोगवा नदी पर है, और SR राव के द्वारा इसकी खोज हुई है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। यहाँ पर इसको बंदरगाह कहा जाता है, और यहाँ पर चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर का अगर मिला है तो इसका मतलब है कि इसका जो व्यापार है वो अन्य देशों से व्यापार भी होता था। 3 समाधियां मिली है, धान की भूसी मिली है, मन का उद्योग मिला है, तांबे का एक कुत्ता मिला है, तांबे का बनाया हुआ कुत्ते की मूर्ति है, और छोटा दिशा मापक यंत्र भी यहाँ पर मिला है लोथल में। सुरकोटला में देखिए घोड़े की अस्थियां और विशेष प्रकार की कब्रगाह, घोड़े की अस्थियां सुरकोटला में मिलती है। बनावली हरियाणा जो फतेहाबाद जिले में है हरियाणा के, और सरस्वती नदी के किनारे है, और इसकी खोज है वो RS बिष्ट ने की है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर क्या है कि हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, तांबे के बाणाग्र मिले हैं। कोटडी जी जो है सिंधु नदी पर है, फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह है। रंगपुर है वो भादर में है, SR राव के द्वारा, भादर गुजरात का अहमदाबाद जिले के भादर नामक स्थान पर है, SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई रंगपुर की। रोपड़ जो है सतलज नदी पर है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, और पंजाब का रोपड़ जिला जो है इसमें शामिल है। आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पर है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुतका गेंडोर को यदि हम देखें तो दासक नदी पर है, RL जो स्टेन है उन्होंने खोज की है, और पाकिस्तान के मकरान में ये स्थित है, समुद्र तट के किनारे है। धोलावीरा जिसके बारे में आप जानते हैं वो गोवा नदी पर है, और RS बिष्ट इसकी खोज की है। इसमें यहाँ पर लिपि देखिए, हड़प्पाई लिपि क्या है। हड़प्पाई लिपि में जो है 64 मूल चिन्ह मिले हैं। कितने? 64 मूल चिन्ह, जो कि शेलखड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की गुटकाओं पर लिखे हुए हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना है वो 1853 में मिला था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में। और 1923 तक पूरी लिपि है वो निकाल ली गई थी, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, मतलब पढ़ने वाला कोई नहीं है। और ये जो लिपि है चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी, चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसको पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। बुस्ट्रोफेडन क्या है? यानी जो चित्रात्मक लिपि थी या हड़प्पाई लिपि को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सबसे ज्यादा इसमें यू आकार के चिन्ह मिले हैं, और मछली के जो है वो निशान मिले हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये संकेत मिले हैं। अब यहाँ के जो आप जो है सिंधु घाटी का सामाजिक जीवन कैसा था, वो कैसा था, सारे जो है आप और भी देख सकते हैं, यानी पूरा वीडियो है। अब थोड़ा सा इस पर आगे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज पूरा नहीं हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।